आपको वो आंकड़े दिखाते हैं जिनका आपको बेसब्री से इंतजार है और आपको बताते हैं कि कर्नाटक का आज का पोलिंग परसेंटेज क्या कहता है। आज कर्नाटक की कुल 224 विधानसभा सीटों पर शाम 5 बजे तक 68.77% वोट डाले गए और यह वोटिंग परसेंटेज पिछली बार की तुलना में काफी कम है। 2018 के चुनाव में 72.1%, 2013 में 71.83% और 2008 के विधानसभा चुनावों में 64.84% वोट डाले गए थे और इस हिसाब से कर्नाटक में इस बार पिछले 2 चुनावों की तुलना में काफी कम वोटिंग हुई है, यानी लोगों की दिलचस्पी चुनाव में पहले के मुकाबले कम थी। और इस बार वोटिंग का पैटर्न वर्ष 2008 में हुए विधानसभा चुनावों के जैसा रहा है। अब आपको बताते हैं कि इस बार कर्नाटक का किंग कौन बनेगा। इंडिया टुडे और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को बहुत आराम से पूर्ण बहुमत मिलने की संभावना है। एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी को 42.5%, बीजेपी को 34.5% और जेडीएस को 16.5% वोट मिलने का अनुमान है और सीटों और वोटों के लिहाज से यह स्थिति पिछली बार के मुकाबले से काफी अलग है। 2018 में बीजेपी को सबसे ज्यादा 104, कांग्रेस को 78 और जेडीएस को 37 सीटें मिली थी। उस समय बीजेपी का वोट शेयर कांग्रेस से 2% कम था। 2018 में बीजेपी को 36.2%, कांग्रेस को 38% और जेडीएस को 18.3% वोट मिले थे। लेकिन इस बार कांग्रेस का वोट शेयर काफी बढ़ सकता है और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के वोट शेयर में अंतर 2% से बढ़कर 8% तक पहुंच सकता है और ये एक बहुत बड़ी बात है। ये सारे मुद्दे ऐसे थे जिसने मुसलमानों को एकजुट कर दिया। अब अनुमान है कि कांग्रेस पार्टी को इस बार 88% मुस्लिम वोट मिले हैं और ये पिछले चुनावों की तुलना में 10% ज्यादा है। 2018 में कांग्रेस को मुसलमानों के 78% वोट मिले थे, जो एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार 88% हो गए हैं, जबकि बीजेपी को 2% और जेडीएस को मुसलमानों के 8% वोट मिलने के आसार है। बीजेपी को सोच लीजिए सिर्फ 2% मुसलमानों ने वोट दिया है, जबकि पिछली बार बीजेपी को 6% मुसलमानों ने वोट दिया था, यानी मुसलमानों ने भी अब बीजेपी से वापस कांग्रेस की तरफ रुख कर लिया। बीजेपी ने कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण को समाप्त करते हुए यह ऐलान किया था कि यह आरक्षण राज्य के लिंगायत और वोकालिंगा समुदाय के लोगों में 2-2% करके बांट दिया जाएगा। लेकिन इस फैसले का बीजेपी को फायदा नहीं हुआ। फायदा इसलिए नहीं हुआ कि इस फैसले से नाराज होकर मुसलमान तो सारे कांग्रेस पार्टी की तरफ चले गए, जिसने यह कह दिया था कि आप हमें वोट करिए, हम मुस्लिम आरक्षण वापस ले आएंगे। और बीजेपी ने जो ये 4% का आरक्षण हिंदुओं में और पिछड़ों में जो बांटा था, उन्होंने बीजेपी को कोई खास लाभ नहीं दिया। एग्जिट पोल में बीजेपी को लिंगायत समुदाय के इस बार भी 64% वोट मिले हैं और इन वोटों में कोई बदलाव नहीं हुआ। जैसे पहले मिलते थे वैसे ही इस बार भी मिले हैं, जबकि कांग्रेस को इस बार लिंगायत समुदाय के 20% वोट मिल गए हैं। ये बड़ी बात है। सोचिए, पिछली बार के मुकाबले कांग्रेस पार्टी को 4% ज्यादा लिंगायत वोट मिले हैं। 16% पिछली बार मिले थे, कांग्रेस को इस बार 20 मिले हैं। लेकिन बीजेपी के लिए नुकसान यह हो गया कि बीजेपी के पिछली बार भी 64% थे और इस बार भी 64% है। तो बीजेपी को मुसलमानों ने तो छोड़ दिया और लिंगायत जो थे, जो जितने थे, उनकी संख्या बढ़ी नहीं, नया वोटर नहीं आया। यानी कांग्रेस ने मुस्लिम आरक्षण को बहाल करने का वादा किया, लेकिन फिर भी उसे लिंगायत समुदाय के पहले से ज्यादा वोट मिल गए, जबकि बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण समाप्त करके इसका एक हिस्सा लिंगायत समुदाय को दिया था, लेकिन फिर भी लिंगायत समुदाय से वोटों का उसे कोई फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस को दलितों के भी सबसे ज्यादा वोट मिलने का अनुमान है। पिछली बार उसे दलितों के 46% वोट मिले थे और एग्जिट पोल में उसे इस बार 60% वोट मिलने का अनुमान है, यानी दलितों के भी 14% ज्यादा वोट कांग्रेस को मिल रहे हैं, जबकि बीजेपी को दलितों के 22% वोट मिले हैं और उसे इन वोटों में 5% का नुकसान हुआ है पिछली बार के मुकाबले। इसलिए दलित भी 5% छोड़कर वहां चले गए, मुसलमान भी छोड़कर वहां चले गए, लिंगायत जितने थे उतने ही रह गए, नए लोग आए नहीं। यह बीजेपी का नुकसान हो गया। अब जब लोकसभा का चुनाव होगा और विपक्षी दलों का जो गठबंधन बनेगा, जिसमें ममता बनर्जी जैसे नेता भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, वो अभी तक कांग्रेस पार्टी को बहुत हल्के में ले रहे थे।
वो राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मानना चाहते थे और वो कांग्रेस पार्टी को कहते थे कि अब आप पीछे रहिए, हम बड़े नेता हैं, हमारी पार्टी ज्यादा बड़ी है, हम आगे रहेंगे। लेकिन इस जीत के बाद कांग्रेस पार्टी वापस विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं से बार्गेन कर सकती है और कांग्रेस पार्टी ये कह सकती है कि जो गठबंधन बनेगा विपक्ष का, वो हमारे लीडरशिप में ही बनेगा, क्योंकि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, 4 राज्यों में सरकार चला रहे हैं। कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी के लिए सीख ये है कि वो कर्नाटक में डबल इंजन को प्रभावशाली नहीं बना पाई। बार बार मोदी जी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहते हैं डबल इंजन की सरकार लीजिए, लेकिन डबल इंजन की सरकार या डबल इंजन का नारा वहां काम करता है जहां दोनों इंजन जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, दोनों इंजन फायर कर रहे हो। अब यहां पर कर्नाटक में उसका एक इंजन तो बड़ा मजबूत था, वो था मोदी वाला इंजन। वो इंजन तो टर्बो चार्ज इंजन था, वो बड़ा जबरदस्त इंजन था, लेकिन दूसरे इंजन में से धुआं निकल रहा था, दूसरा इंजन काम ही नहीं कर रहा था। और ये जो बोम्बई वाला इंजन था, यानी जो स्टेट मशीनरी वाला इंजन था, इसमें से धुआं निकल गया और इस वजह से लोगों को इस डबल इंजन से ज्यादा फायदा नहीं दिखाई दिया। इसलिए बीजेपी के लिए इन चुनावों में सीखने के लिए बहुत कुछ है। पहली बात तो यह है, ये डबल इंजन हर जगह नहीं चलता। डबल इंजन वहां चलता है जहां दोनों इंजन जबरदस्त तरीके से हों। अब एक इंजन बीजेपी का बहुत बढ़िया है, जो केंद्र का इंजन है, लेकिन स्टेट में, राज्य में जो इंजन है, वो बीजेपी के साथ कमजोरी ये आ रही है कि बीजेपी के जो राज्य वाले इंजन हैं वो बड़े छोटे हैं और उनमें से बहुत जल्दी धुआं निकलने लगता है। इसलिए ये डबल इंजन का जो फॉर्मूला है, ये बीजेपी का हर जगह नहीं चलेगा। दूसरी बड़ी बात यह है, जो हम बार बार आपसे बात कर रहे हैं, कि ये भारत के वोटर के लिए भी सीखने वाली बात है कि एक तरफ जय बजरंग बली का नारा है और दूसरी तरफ बजरंग दल पर बैन करने का नारा है। और बजरंग दल पर बैन करने की वजह से कांग्रेस को तो फायदा हो गया, लेकिन बजरंग बली का नारा देकर बीजेपी को लाभ नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अब देखना यह है कि जब फाइनल नतीजे आएंगे 13 तारीख को, क्या वो नतीजे भी यही बात कहेंगे जो आज हम कह रहे हैं। आज मैंने आपके लिए जो विश्लेषण किया है वो इस डेटा का किया है। जो डेटा मेरे हाथ में है, इस डेटा का विश्लेषण मैं कर रहा हूं, इस एग्जिट पोल का मैं विश्लेषण कर रहा हूं। नतीजे अगर ऐसे हुए तो यह विश्लेषण फिट बैठेगा। आज का दिन इमरान खान के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। इमरान खान और उनकी पार्टी से जुड़े 3 मामलों में आज पाकिस्तान की अलग अलग अदालतों में सुनवाई हुई और इन तीनों मामलों में अदालत का कोई भी फैसला उनके पक्ष में नहीं आया। पहला मामला उनके अल कादिर ट्रस्ट से जुड़ा है, जिसमें उन्हें कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था और इस मामले में उन्हें 8 दिन तक नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की हिरासत में भेज दिया गया। दूसरा मामला उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सरकारी तोशेखाने के तोहफों को बेचकर लाभ कमाने का है और यह काफी पुराना मामला है, जिसमें आज एक एडिशनल सेशन कोर्ट ने इमरान खान को दोषी ठहरा दिया और उनके खिलाफ आरोप भी तय कर दिए, तो इसमें भी फंस गए। इसके अलावा आज इमरान खान की पार्टी पीटीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दी गई और उनकी गिरफ्तारी पर रोक की मांग की गई थी, लेकिन इस पर कब सुनवाई होगी, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया और ना ही सुनवाई की। इस सब के बीच पाकिस्तान में हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी हैं और उसकी वजह से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में अनुच्छेद 245 लगा दिया गया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना पंजाब में चुनाव क्यों नहीं चाहती? तो इसका कारण है हार का डर। पंजाब प्रांत का मतलब है आधा पाकिस्तान, ये सबसे बड़ा प्रांत है वहां का। पाकिस्तान की कुल आबादी है 20 करोड़ 78 लाख, जिसमें से आधी आबादी यानी 10 करोड़ से ज्यादा लोग अकेले पंजाब प्रांत में रहते हैं। इसलिए जब वहां पंजाब प्रांत में चुनाव होते हैं तो इसे आम चुनाव के बराबर ही माना जाता है, यानी आधे पाकिस्तान का चुनाव, 10 करोड़ लोगों का चुनाव। और पंजाब में इमरान खान के जीतने की पूरी संभावना थी, क्योंकि इस समय वो पाकिस्तान में सबसे लोकप्रिय नेता हैं और इसीलिए शायद शहबाज शरीफ को यह लगा कि इमरान खान को रोकना बहुत जरूरी है। अगर ये चुनाव हो गए तो इमरान खान की जीत तय है, क्योंकि इससे पहले जो बाई इलेक्शन हुए हैं उनमें भी इमरान खान की पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और इमरान खान को रोकने का एक ही तरीका था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, उनके ऊपर एक के बाद एक इतने मुकदमे चलाए जाए, फिर उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते। और अब कोशिश ये भी होगी कि उनकी पूरी पार्टी को ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए कि पार्टी भी चुनाव में शामिल नहीं हो पाएगी, और उसके लिए ये सब कुछ किया गया।
ये नाटक है। इसके अलावा आज शाह महमूद कुरैशी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो इमरान खान के बाद उनकी पार्टी में नंबर 2 के नेता हैं और पार्टी उपाध्यक्ष के साथ उनकी सरकार में विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। इमरान खान की सरकार में वित्त मंत्री रहे असद उमर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस सब के बीच इमरान खान इस समय पाकिस्तान में विक्टिम कार्ड खेलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, विक्टिम कार्ड हर जगह खेला जाता है, भारत में भी, पाकिस्तान में भी। लेकिन इस तरह का घटनाक्रम अगर भारत में हुआ होता तो इमरान खान अब तक, और अगर वो भारत के नेता होते और ये भारत में हो रहा होता, तो वो विक्टिम कार्ड की जगह अब तक ये मुस्लिम कार्ड खेल चुके होते और ये कहते कि क्योंकि वो मुसलमान हैं इसलिए उन्हें सरकार जेल में डाल रही है। क्योंकि भारत में अपराध को धार्मिक रंग देना बड़ी आम सी बात है। आपको याद होगा, अतीक अहमद का मामला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब अतीक अहमद की हत्या हुई और जो कुछ उसके साथ हुआ, उसमें भी अतीक अहमद ने मुस्लिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया था और कहा था कि क्योंकि मैं मुसलमान हूं इसलिए मेरे साथ हो रहा है, ये सब हो रहा है। अब देखिए, अब आप एक इस्लामिक देश में चलिए, पाकिस्तान, वहां पर मुसलमान ही मुसलमान के साथ ऐसा कर रहा है। इसलिए इमरान खान अब वहां मुस्लिम कार्ड तो नहीं खेल सकते। मुस्लिम कार्ड वो तब खेल पाते जब वो भारत के नागरिक होते, भारत के नेता होते, लेकिन अब वो विक्टिम कार्ड जरूर खेल रहे हैं। और अगर आप फिर से शुरुआत नहीं करोगे तो लड़ोगे कैसे, और अगर लड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। नमस्कार।